हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? मैं रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, आराम से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी जनवरी एंड आप लोगों के एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। आई नो हम लोग कई दिन बाद अपने इस चैनल पे वापस से हम लोग मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 डेज बाद। बिकॉज मैंने बताया था कि एग्जाम्स वगैरह हैं जिसकी वजह से वीडियोस वगैरह नहीं आ पा रही थी, काफी चीजें हो रही थी बीच में। अब हम लोग फाइनली आराम से न्यू ईयर से हम लोगों ने शुरुआत कर दी है अपने अच्छे से हर एक वीडियो की, हर एक चीज की अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बच्चा आप लोगों का क्लास 8 की सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 4, द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। इसके हम लोग करने वाले हैं आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इस चैप्टर को डिटेल में, इस चैप्टर के वन शॉट, इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं, बिग क्वेश्चंस हैं वो, इस चैप्टर के जो आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हम लोग सब कुछ कवर अप कर चुके हैं। सबका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगी। अगर आप लोगों ने कुछ भी उनमें से है जो नहीं देखा है, आप लोग उसको देख सकते हो जो कि आपको देखना हो। है ना? आज के इस वीडियो में बच्चे कह रहे थे मैम जो बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी कवर करा दो। तो अब हम अपने इस सीरीज में आपका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, दोनों ही हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इस वाले सीरीज में 7 दिन वीडियो आएगी, सातों ही चैप्टर्स आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। और उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता जरूर देना कि हाँ आप लोगों को एक्चुअल में ये सीरीज कैसी लग रही है, आपको इसके आगे के पार्ट्स चाहिए नहीं चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, एक्सेट्रा हर एक चीज। ठीक है जी। तो चलो अब हम लोग बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है जी। हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो इस वाले, देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मैंने बहुत 10-15 क्वेश्चंस यहाँ पे और 5-6 क्वेश्चंस लॉन्ग वाले हैं। बहुत कम क्वेश्चंस डाले हैं लेकिन वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये तो आपके एग्जाम में इनमें से जरूर आएंगे। ऐसे करके वो ये है। वीडियो भी बहुत लंबी नहीं करनी है, हमें फटाफट से हमें इसको कंप्लीट करना है। ठीक है जी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोबारा से मैंने बोल दिया है लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का नाम है द कॉलोनियल एरा, यानी कि यहीं से फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियलिज्म। आखिर कॉलोनियलिज्म या फिर कॉलोनाइजेशन ये सब होता क्या है? इसका सिंपल सा मतलब होता है जब कोई बाहरी कंट्री किसी और कंट्री में आकर, किसी और टेरिटरी में आकर अपना राज स्थापित कर ले। चाहे वो पॉलिटिकली करे तो अपने आप को राजा बना लिया, अगर इकोनॉमिकली कर रही है तो अपने सारे काम यहाँ से निकलवा रही है, यहाँ से बहुत प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर रिलीजनली भी कर रही है तो अपना रिलीजन वो यहाँ पे आके स्टैब्लिश कर रही है धीरे धीरे करके। बेसिकली जब कोई फॉरेन कंट्री टेरिटरी किसी और एरिया में आकर अपनी चीजों को इम्पोज करे, अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को, अपने आप को पॉलिटिकली सब कुछ इम्पोज करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलोनियलिज्म। पहली क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं विच पीरियड, किस पीरियड को, किस एज ग्रुप को, किस एज को, बेसिकली किस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं कि हाँ ये कॉलोनाइजेशन का या फिर कॉलोनियलिज्म का एज रहा है, बेसिकली वो वाला। तो हम कहते हैं 15 सेंचुरी ऑनवर्ड्स। नाउ जब भी मैं कह रही हूँ 15 सेंचुरी, इसका मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? 1401 से लेकर के जो 1500, ये जो एडी वाला टाइम होता है इसे हम लोग बोलते हैं आपका 15th सेंचुरी। अभी हमारा क्या चल रहा है? 21st सेंचुरी। तो शुरुआत कैसे हुई उसकी? 2001 से लेकर के जब ये बढ़ता बढ़ता 2100 तक पहुंच जाएगा तो हो जाएगा हमारा क्या? ये 21st सेंचुरी, बिकॉज उसमें 100 साल होते हैं, ये हमें पता है। तो ये जो तब से लेकर के आज तक का टाइम चलता आ रहा है, 15 सेंचुरी से लेकर के ऑलमोस्ट अराउंड हम कह के चलते हैं कि 20th सेंचुरी तक का ही टाइम पीरियड होता है, बिकॉज मिड 20th सेंचुरी, बिकॉज 1945 47 में जो है हम लोग आजाद हुए थे और 50 में हमारा संविधान आ गया था। तो हम ये मान के चलते हैं कि 15 सेंचुरी से लेकर के बेसिकली 20th सेंचुरी के मिड तक या 20th सेंचुरी तक जो अलग अलग एरियाज में जाके इन लोगों ने राज करा है अपना, दैट एज इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। अच्छा, फिर हम कहते हैं वास्को डी गामा कब आया था इंडिया में और कहाँ पे आया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वास्को डी गामा। ये आपके एमसीक्यू बेस में भी आ सकता है, या आपका फिलअप भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वास्को डी गामा था वो मे ना 1498 में आया था कप्पड़, यानी कि कोझिकोड इन केरला। बेसिकली केरला इज अ स्टेट, आपको पता है यहाँ पर है आपके केरला। तो यहाँ पर कोझिकोडे में जो है ये कप्पड़ में का वास्को डी गामा 1498 में आया था। एंड वास्को डी गामा कौन था? एक पोर्तुगल था, बेसिकली पोर्तुगीज का ट्रेवलर था।
जो पोर्तुगल से आया था। पोर्तुगल इज अ ईस्टर्न कंट्री इन यूरोप। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी, हमने बहुत बार समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं बच्चा, व्हाट वाज द कारताज सिस्टम? आखिर कारताज सिस्टम क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पोर्तुगीज क्या करते थे कि अगर आपको यहाँ से सपोज इनके एरिया में से अगर आपको अरेबियन सी से अपना कोई शिप के थ्रू आपको कहीं सामान ट्रांसपोर्ट कराना है, अपना कहीं भेजना है, तो चाहे वो अरब का हो चाहे वो किसी का भी हो, अगर वो सामान उनको भेजना है और वो अगर सामान अरेबियन सी से होकर निकलेगा, तो वो जो शिप होगा, शिप के पास होना चाहिए। उस पास को कहा गया कारताज, कि वो पास होना चाहिए कि हाँ पोर्तुगीज ने इसको अप्रूव कर रखा, अब यहाँ से जाओ। अगर वो पास नहीं होगा तो किसी भी शिप को, चाहे वो अरब्स की हो चाहे वो मुगल्स की हो, किसी भी हो, उसको जो है उसके सारे सामान को, शिप को, सबको सीज कर लिया जाएगा। दैट सिस्टम वाज कॉल्ड आपका कारताज सिस्टम, बिकॉज एक तरीके से जो पोर्तुगीज थे वो पूरा ट्राई करते थे कि अरेबियन सी में से होने वाला ट्रेड जो है उस पे पूरी तरह मोनोपोली हमारी होनी चाहिए। ठीक है जी। ओके। अब जरा आप लोग मुझे ये बात कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपकी बुक का ही पार्ट है, यस हमने पढ़ रखा है ये हमने, कि वो कौन था, वो कौन थे बेसिकली जिन्होंने इस सिस्टम को, पोर्तुगीज के इन सिस्टम को, इस सिस्टम को मतलब जो है ना रोका था। पोर्तुगीज को बल्कि कहा था कि तुम, इंडिया के थे वो, कि तुम हमारा पास खरीदो। कमेंट बॉक्स में बताओगे, हमने पूरी बुक पढ़ ली अब तक ऑलमोस्ट, तो हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से ये बात पढ़ी हुई है, तो वो मुझे आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द गोवा इंक्विजिशन? कि आखिर गोवा का इंक्विजिशन क्या था? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो भी। इसमें क्या था कि जो भी हिंदू, मुस्लिम या कोई और रिलीजन के लोग हैं, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करना क्रिश्चियंस में, कि तुम अपना धर्म छोड़ो और हमारा क्रिश्चियनिटी को अपनाओ। ये कौन कर रहे थे? ये पोर्तुगीज कर रहे थे। समझ में आ रहा है? तो पोर्तुगीज ये कर रहे थे, जो 1510 में 1560 में उन्होंने ये किया था। 1510 में उन्होंने गोवा को ऑक्यूपाई कर लिया था एंड बाद में वहां पर इंक्विजिशन किया था कि जो भी अगर हिंदू, मुस्लिम या कोई और रिलीजन के लोग हैं, अपना रिलीजन छोड़ो और तुम क्रिश्चियनिटी को अपनाओ, फॉलो करो। इसको ऑल्दो अबॉलिश कर दिया गया था, हटा दिया गया था 1812 में। ठीक है जी। कहते हैं डच की जो पावर थी वो डिक्लाइन कैसे हुई थी इंडिया में? बैटल ऑफ कोलाशन, किंग मार्तांडा वर्मा, याद है वो जो बैठे हुए पिक्चर थी ब्लू सोर्स में बैठे हुए थे, वो याद है वो पिक्चर? सबसे ऊपर थी पेज पे। ठीक है, तो दैट वाज कॉल्ड बैटल ऑफ कोलाशल, जो कि 1741 में हुआ था। ट्रावनकोर के जो किंग मार्तांडा वर्मा थे उनके से जो है बैटल हुआ था। तब जो है डच काफी हद तक हार गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग पोस्ट? ट्रेडिंग पोस्ट क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है ट्रेडिंग पोस्ट का मतलब होता है बेसिकली एक छोटी सी सेटलमेंट करा जाना ट्रेडर्स के द्वारा, कि यहाँ पे ब्रिटिश के यहाँ पे ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड करते हैं सामान का, तो उन्होंने एक स्पेस बेसिकली यहाँ पे उनके पास है, अच्छा खासा स्टोरेज हाउस के रूप में भी यूज कर सकते हैं उसका। वहां पे वो सामान को रखते हैं, वहां से वो सामान को बेचते हैं, वहां पे वो सामान खरीदते हैं, गुड्स को स्टोर करते हैं, और वहीं पे ही आसपास उन लोगों ने अपने लोगों को स्टैब्लिश करा रखा है। उस जगह को बेसिकली हम लोग बोलते हैं आपका क्या? ट्रेडिंग पोस्ट। बिकॉज ये उनके आसपास लाइक जहां पर भी ट्रेड हो रहा होता है ना, यहाँ से गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना है, तो वहीं पर ये स्टैब्लिश करा जाता है ताकि हम गुड्स को स्टोर कर सके और यहीं से निकाल के यहीं पे रख सके हम गुड्स को, और यहीं पे आसपास लोगों को स्टैब्लिश करा सके ताकि यहीं पे लोग आराम से अच्छे से बहुत लॉन्ग टर्म तक भी काम कर सके। दैट वाज कॉल्ड अ ट्रेडिंग पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, डुप्लिक्स कौन था भैया और उसका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या था? वे डुप्लिक्स आपको पता है फ्रेंच का, फ्रेंच इंडिया मतलब बेसिकली फ्रेंच के गवर्नर जनरल था वो उस टाइम पे, एंड 1742 से लेकर के 1754 तक के अराउंड वो था। ओके। कहते मेरे ना मतलब मेरे अंदर से ना मतलब ऐसे ब्रिटिशर्स या फ्रेंच इन लोगों की ना इज्जत नहीं आ पाती है, इसलिए मैं क्या करा था उस पे आ जाती हूँ। जब अपने इंडिया की बात आती है तब मैं सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के लिए मैं उनके लिए इज्जत निकाल पाती हूँ। ठीक है, तो वो जो अंदर से आती है तब वो थे निकलते हैं कि हाँ बोस थे हमारे यहाँ, बोस ने करा था क्या करा था। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया था तो वो उसने करा था ऐसे ही होता है, उन्होंने वाली फीलिंग मुझे आ नहीं पाती, इसलिए मैं नहीं बोल पाती हूँ। सो प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड, और वैसे आप लोग ऑफेंड होंगे भी क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर तो आप हो नहीं, आप तो खुद हिंदुस्तानी हो, भारत महान तो। ठीक है। ओके। कहते क्या किया था उसने? ही ट्रेन्ड इंडियन सोल्जर्स, मैं फिर भी ट्राई करूंगी कई जगह बोल
तो उन्होंने क्या किया था, ही ट्रेन्ड इंडियन सोल्जर्स एज़ सिपाहीज़ एंड यूज्ड इनडायरेक्ट रूल बाय सपोर्टिंग पपेट रूलर्स। क्या किया था उसने भैया, इंडिया के सोल्जर्स को फ्रेंच कमान के उसको उनको जो है बेसिकली ट्रेन किया था। फ्रेंच की जो वहाँ की क्या बोलते हैं उसको, वहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी है, या वहाँ का इतना अच्छा सिस्टम है लड़ाई करने का, वॉर का, किसी भी चीज़ का, मतलब जो वहाँ की मिलिट्री है, उस रूप से सिपाहीज़ को, सिपाहियों को, हमारे इंडिया को उनको ट्रेन किया था। और बाद में आपको पता है ना वो चीज़ जो करी थी डुप्लेक्स ने भी, रॉबर्ट क्लाइव ने भी क्या किया था, कि जो भी यहाँ के रूलर्स थे, उनको अपना पेपेट बना दिया था कि अगर ये 2 रूलर्स आपस में लड़ रहे हैं, किसी एक को सपोर्ट करो, वो ब्रिटिशर्स वाला हाल, और इसको अपना पैपेट बना दो उसके बाद जब ये जीत जाए वॉर से। इस तरीके से वो डुप्लेक्स ने भी किया था। अब वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे, ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्या है, तो वो समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। जब किसी भी 2 इंडियन रूलर्स के बीच, नॉबल्स के बीच, किसी के बीच में फाइट हो रही हो, तो किसी भी एक के पास चले जाओ, इसको सपोर्ट करो, फिर इन दोनों के बीच में वॉर होगा, ये हार जाएगा, ये जीत जाएगा, और जीतते ही इसको अपना पपेट बना दो। और फिर इसके अकॉर्डिंग मतलब इसके बेसिस पे, इसके बिहाफ पे खुद रूल करो। तो पहले तुम्हें डिवाइड कर दिया और फिर तुम राज कर रहे हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्हाट वाज सब्सिडियरी अलायंस। ये सब डिवाइड एंड रूल, इन तीनों ही पॉलिसीज ने काफी हेल्प करी थी ब्रिटिशर्स को अच्छा खासा कंट्रोल स्थापित करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए। बट अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि आखिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या होता है, इसका मतलब क्या था, आपको याद होगा कि फॉर सपोज अगर एक यहाँ पे राजा है या रानी है, जो भी है वो यहाँ पे राज कर रही है, उनका अगर कोई खुद का नेचुरल उनका कोई लड़का नहीं है, उनका अगर कोई खुद का नेचुरल लड़का नहीं है, तो वो बाहर मतलब किसी अडॉप्टेड चाइल्ड को राजा नहीं बना सकती हैं। उनका खुद का कोई नेचुरल मेल हायर होना चाहिए कि उनका खुद का बच्चा हो, वो खुद का उनका वो ऑफस्प्रिंग हो, बेबी हो, बेटा हो, कुछ भी हो, कि लड़का हो बेसिकली, तभी जो है वो राज करेगा। वरना अगर आप सोचो कि भाई मैंने एक बच्चा अडॉप्ट कर रखा है, मैंने उसको पाला है, संभाला है, वो यहाँ पे राज करेगा, तो वो नहीं करेगा। इस पॉलिसी को वो लोग लेकर आए थे और इसकी वजह से झांसी की रानी तक का जो मतलब क्योंकि उनका कोई नेचुरल नहीं थे, मेल है, तो उनका भी राजगद्दी बहुत लड़ने के बाद खैर उन्होंने छोड़ी थी। इतनी आसानी से वो नहीं हारी थी। उन्होंने बाद में खुद को मार लिया था, बट वो इन ब्रिटिशर्स के हाथों से नहीं मरी थी। तो ऐसे मतलब बहुत चीज़ें यहाँ पर हुई थी एंड दैट वाज़ अ पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडियरी अलायंस क्या था? ये भी इस टाइप की ही पॉलिसी थी, मतलब उनके कंट्रोल को बढ़ाने के लिए थी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल को। उन लोगों ने क्या कहा था कि भैया तुम्हारे कोर्ट में, इंडियंस के कोर्ट में हम ब्रिटिशर्स अपना एक पर्सन, एक ऑफिशियल जो है तुम्हारे कोर्ट में बिठाएँगे, ताकि वो देख सके कि हाँ, कोई तुमको थ्रेटनिंग तो नहीं देने आ रहा, तो वो तुम्हारा ध्यान रख सके, रक्षा कर सके एटसेट्रा। और उसके बदले में तुम हमारे जो आर्मी है, तुम उसका एक्सपेंस खुद बेयर करोगे। तुम उसका एक्सपेंस खुद बेयर करोगे, तुम उसका खर्चा दोगे, तुम उसको चलाओगे बेसिकली। तो वो यहाँ पर कहा गया था। अब उस और ऑल्सो तुम किसी भी और फॉरेन कंट्री से, लाइक बिकॉज़ ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, तो तुम पोर्तुगल से, स्पेन से, डच से या किसी भी कंट्री से तुम कोई भी रिलेशन जो है ट्रेड का या किसी प्रकार का तुम वो नहीं रखोगे। तो ये यहाँ पर चीज़ करी गई थी कि भैया अब तो हाथ किसके हाथ में आ गई? ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई। ओके जी। कहते हैं बंगाल को ये क्यों कहा गया था पैराडाइज ऑफ द अर्थ? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल को पैराडाइज ऑफ द अर्थ यानी कि जन्नत क्यों कहा गया था? बिकॉज़ हमको पता है दैट वाज़ अ बिग एरिया। आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पूरा एरिया जो है उस टाइम का बंगाल का एरिया हुआ करता था। एंड दैट वाज़ सो रिच, वो इतना फर्टाइल था, इतना बढ़िया एरिया था वो एक तो वहाँ पे बहुत अच्छा खासा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता था। वहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेडिंग बाइंग एक्सपोर्ट जो है वो सब चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही होती थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स का वहाँ से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता था। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 13, हम ये क्यों बोलते हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे ड्रेन ऑफ द वेल्थ हुआ था, कि वेल्थ का यानी कि पैसों का ड्रेन हो गया हमारी कंट्री से, तो वो निकल ही गई, बह गया पैसा।
इकोनॉमिक ड्रेन जिसे हम बोलते हैं, तो वो क्यों कहा गया था ये तो मुझे बताने की नीड भी नहीं है, शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने हमारे यहाँ से कितना पैसा ये लेकर गए थे। टैक्सेस के थ्रू ले गए, चाहे पॉलिसीज के थ्रू, चाहे चार्जेस के थ्रू, है ना? मतलब किसी भी रूप में, लेकिन हमारे यहाँ से बहुत पैसा ले गए थे। रेलवे बनाई इन लोगों ने, कहा कि आपकी सहूलियत के लिए बना रहे हैं, मेरी हिंदी में क्या हो गया? आपकी कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं बेसिकली, लेकिन था किस लिए वो एक्चुअल में? रेलवेज़ बनाने के 2 रीज़न्स मैंने आप लोगों को बताए थे। क्या रीज़न्स थे वो? पहला, कि अगर यहाँ पर कोई लड़ाई हो गई है बहुत एकदम से, तो ब्रिटिशर्स के जो ट्रूप्स कंट्री के अंदर हैं, वो फटाफट से उनको रेलवे के थ्रू बाहर लेके आ सके एंड देन उनको फटाफट से भेज सके। और दूसरा यहाँ पर क्या था कि रेलवेज़ के थ्रू जो यहाँ पर अंदर कोई प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है गुड्स का, एग्रीकल्चर कुछ भी यहाँ पर है, तो वो उस प्रोडक्शन को बाहर अंदर की कंट्रीज से, अंदर के एरिया से, फॉर सपोज बेसिकली इंडिया के मान लो यहाँ से हो रहा है प्रोडक्शन, यहाँ पे हो रहा है प्रोडक्शन, यहाँ पे हो रहा है प्रोडक्शन, तो इसको रेलवे के थ्रू यहाँ तक लेके आना पोर्ट तक, इसको रेलवे के थ्रू पोर्ट तक लेके आना और फिर इसका आराम से एक्सपोर्ट कर देना ब्रिटिशर तक या कहीं तक भी। इस सब के लिए उन्होंने रेलवे रेलवे बनवाई थी बेसिकली अपने फायदे के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड मैकॉले मीन बाय क्रिएटिंग पीपल? मैकॉले का क्या मतलब था ये कहने का जब उसने ये कहा था, मैकॉले 1835, है ना? याद है ना माइन्यूट और इंडियन एजुकेशन, जहाँ इंडिया के एजुकेशन को बिल्कुल चेंज कर दिया था मैकॉले ने, वो सब चीजें थी। तो ये क्यों कहा था कि इंडियंस की मुझे एक ऐसे पॉपुलेशन बनानी है बेसिकली, जो कि कलर में, ब्लड में बेशक इंडियंस हो, लेकिन दिमाग से इंग्लिश में इंग्लिश हो, टेस्ट में या अपने मोरल से, अपने थिंकिंग से इंग्लिश हो। उसका मतलब क्या था कि मुझे ऐसे इंडियंस बना ऐसे लोग बनाने हैं बेसिकली, जो कि बेशक से शकल से इंडियन हो, कलर से इंडियन हो, है ना? ब्लड उनका इंडियन वाला हो, लेकिन वो दिमाग से सोचते हो ब्रिटिशर्स जैसे। उसका यहाँ पर ये उसका मेन मोटिव। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट? आखिर इंडिगो रिवोल्ट का मेन कॉज क्या था? जो इंडिगो यानी कि नील की खेती का रिवोल्ट हुआ था, उसका मेन कॉज क्या था? बिकॉज कि जो यूरोपियन के जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे, जो प्लांटर्स वगैरह थे, जो खेती बाड़ी करवाते थे पीजेंट से, उन्होंने कहा था, क्योंकि यूरोप में तो भैया इंडिगो की यानी कि नील की डिमांड थी, तो उन लोगों ने कहा था इंडिया के पीजेंट से कि तुम लोग नील को ग्रो करो। लेकिन जो इंडिया के पीजेंट्स थे वो तो मना करते थे, क्योंकि उनको ये पता था अगर उन्होंने अपने फील्ड पे एक बार नील की खेती कर दी, तो उनका लैंड बिल्कुल ही इनफर्टाइल हो जाएगा, इसलिए वो लोग मना करते थे। पर ब्रिटिशर्स जो है वो उनको फोर्स करते थे। इस वजह से जो है इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस क्लैश से जो है रिवोल्ट हुआ। ये बहुत अनफेयर सा काइंड ऑफ मतलब जो है सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज वेल्लोर म्यूटिनी? आखिर अब ये वेल्लोर म्यूटिनी क्या था? कहते हैं वेल्लोर म्यूटिनी बहुत अर्लीस्ट, आपको याद है वो 1857 का रिवोल्ट, ठीक है? उससे पहले हुआ था हमारा ये वेल्लोर म्यूटिनी, जहाँ पर क्या हुआ था अर्लीस्ट यानी कि बहुत पहले हुई सिपाही अपराइजिंग थी, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट साइड से बातें हुई थी। अब इसमें हुआ क्या था? ब्रिटिशर्स कुछ ऐसे लॉज लेकर आए थे जो कि कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजन्स को अफेक्ट कर रहे थे। हिंदुओं को ये कहा गया था, मतलब जो बेसिकली सिपाही सिपाही वगैरह थे, कि जो तुम लोग ये टीका लगा लेते हो या कुछ लगाते हो अपने फोrehead पे, माथे पे, तुम लोग वो नहीं लगाओगे। और मुस्लिम्स को ये कहा गया था कि तुम लोग अपनी जो बियर्ड रखी हुई है, अपनी लंबी-लंबी दाढ़ी है, तुम लोग उसको शेव कर दो। तो दोनों जगह इन्होंने क्या करा, देखो मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज़ कि चाहे कुछ भी सही, लेकिन जब भी इंडियंस के रिलीजन पे बात करी गई है, तो इंडियंस इतिहास से ही इंडियंस बहुत भड़का है और वहीं से सारा उनका कॉज निकल कर आया है। जब तक हम इंडियंस का एक्सप्लॉइटेशन इकोनॉमिकल यानी कि पैसों से होता रहा, उन लोगों ने कुछ एसेट्स नहीं कहा, लेकिन जहाँ बात रिलीजन की आ गई, तभी वो लोग प्रॉपर भड़क गए। और वही जो चीज़ यहाँ पर हुई थी, इसी वजह से वेल्लोर फोर्ट को उन लोगों ने सीज़ कर लिया था, है ना? सिपाही वगैरह थे उन लोगों ने, और बहुत सारे ब्रिटिश के ऑफिशियल्स को मार दिया, एकदम से क्रश कर दिया। बहुत सिपाही भी बाद में जो है मर गए थे हालाँकि, उनको भी फांसी एग्ज़ीक्यूट कर दिया गया था। दैट वाज़ क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है इसका वेरी शॉर्ट का। व्हाई इंडिया अट्रैक्टेड यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स बिफोर द 16th सेंचुरी? यानी कि इंडिया में ऐसा क्या था जिसकी वजह से यूरोप की जो पावर्स थी, पोर्तुगल, डच, है ना, ब्रिटिश, आपका डेन्स है, फ्रेंच है, ये पांचों की पांचों इंडिया में आई थी। ऐसा क्या था इंडिया में? क्या था? क्या था? सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल्स बहुत अच्छी, स्पाइसेस बहुत अच्छी, है ना? क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत अच्छा, ये सब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री,
सब कुछ हमारा इतना बढ़िया था ना, तो क्यों नहीं आती? तो स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, स्टोन्स, गुड्स, है ना? पोर्ट्स बहुत अच्छे थे, बहुत आर्टिसन बहुत अच्छा काम करते थे। इन सब चीज़ों की वजह से उनको दिखा भैया यहाँ पे तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट का मार्जिन है। तो फटाफट से आ जाते हैं हम लोग, है ना? बेगिंग करते हैं फिर यहाँ आके। चलो, अब देखो बच्चा हम लोग नेक्स्ट आप लोगों के आएँगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है, ये आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। ठीक है? उसका क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब बोथ द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव consequences ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल रूल इन इंडिया। ओके, देखो यहाँ पे कहते हैं कि जो नेगेटिव देखो ज़ाहिर-सी बात है हमको ये पता है कि बहुत नेगेटिव भी बहुत सारे consequences रहे हैं इन कॉलोनियल्स बेसिकली इन लोगों के यहाँ पे यूरोपियंस के, जो यहाँ पे आए थे लेकिन कुछ 2-3 ना कुछ पॉजिटिव भी यहाँ पे परिणाम इन लोगों के रहे हैं यहाँ पे आने के। देखो नेगेटिव परिणाम क्या-क्या रहे ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इन लोगों ने हमें एक्सप्लॉइट करा, हम लोगों को मारा, हम पे इकोनॉमिकली कंट्रोल करा, हमारा हमें ऑप्रेस करा, हमारा लैंड लॉस करा, हमारा कल्चर खराब करा, इकोनॉमिकली हमारी इंडस्ट्रीज को खराब कर दिया, सब कुछ करा, सब कुछ बहुत तहस-नहस करा। तो 2-3 कुछ अच्छे एडवांटेज मतलब बेसिकली इसके रहे, वो क्या रहे? कि इंडिया की ज्योग्राफी बेसिकली इंडिया को पूरे वर्ल्ड से कहीं न कहीं इन लोगों ने अवेयर कराया। इंडिया का इतना बढ़िया आर्ट, आर्किटेक्चर, इंडिया के म्यूज़ियम्स, इंडिया की हर एक चीज़ को, इंडिया की डॉक्यूमेंट्स को जगह-जगह दिखाया। आज भी जो है इंडिया की बहुत अलग वो है मतलब कि इंडिया का लिटरेचर बहुत अच्छा था, इंडिया का आर्ट, आर्किटेक्चर था। खराब कर दिया दैट वाज़ अदर थिंग बट वो था अच्छा खासा। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ से हमें निकल कर आती है। क्वेश्चन नंबर 2 आखिर क्या रहे हैं यूरोप के एक्सपेंशन के? यूरोप एक्सपैंड हुआ इसके क्या रीज़न्स रहे? अच्छा, देखो कि सॉरी यूरोपियन एक्सपेंशन का मतलब है कि यूरोप जो था वो एक्सपैंड क्यों करना चाहता था, उसके क्या रीज़न्स थे एक्सपैंड करने के पीछे? कि जो यूरोप अच्छा खासा ये वाला आपका है इतना, तो ये और ज़्यादा फैलना क्यों चाहता है? और टेरिटरी कंट्रोल क्यों करना चाहता है? पहली बात ज़ाहिर-सी बात है कि उसका पॉलिटिकली वो चाहता था कि भैया वो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करे कहीं न कहीं अपने आप को, कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरे अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ मेरे अंडर आती हैं। एक वो दूसरी बात इकोनॉमिकली वो चाहता था कि अ, अगर किसी कंट्री में कोई चीज़ अच्छी है, उस पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए। उस कच्चे माल पे या जो अलग-अलग नई-नई मार्केट्स हैं, वो क्यों जा रहा था इंडिया में? क्योंकि उसको पता था वहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट उसको मिल जाएगी। वहाँ बहुत अच्छा कच्चा माल उसको मिल जाएगा, वो इसलिए वहाँ पे जा रहा था। वहाँ पे ट्रेड रूट्स बहुत अच्छे-अच्छे हैं। यहाँ से हम साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया सब जगह पहुँच सकते हैं इंडिया में आकर। इसलिए वो लोग वहाँ पर आ रहे थे। प्लस उनका रिलीजियस मोटिव भी था कि वो ये भी चाहते थे कि हम सबको क्रिश्चियंस बना दें, वो भी इनका था। प्लस साइंटिफिक दिमाग में भी करना है वो चीज़, तो साइंटिफिकली उनके दिमाग में वो क्यूरियोसिटी थी, वो जिज्ञासा काइंड ऑफ था वो कि भाई देखना है इंडिया जाकर कि आखिर हम देखें यहाँ पर क्या-क्या है, या इंडिया भी छोड़ो किसी और लैंड पे जाना है तो वहाँ के रिसोर्सेज़ के बारे में जानना है, देखना है क्या हो सकता है, क्या है एटसेट्रा ऐसे करके। वो क्यूरियोसिटी काइंड ऑफ वो थी। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखना है। तो कहते हैं आपको पता है कि जो बैटल ऑफ प्लासी था, पालाशी बेसिकली पालाशी वाज़ अ हिंदी नेम ऑफ दैट बाद में इसका नाम ब्रिटिशर्स ने प्लासी कर दिया था, जो कि 1757 में हुआ एक रिवोल्ट था। अच्छा, बैटल बेसिकली वो था वो। अब वो हुआ क्यों था? इट वाज़ बेसिकली 2 लोगों के बीच में था वो। एक तो जो बंगाल का नवाब था, जिसका नाम क्या था? बंगाल के नवाब का सिराजुद्दौला। और ब्रिटिशर्स का एक ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो थी, उनका एक ऑफिशियल था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। बड़ा चालाक इंसान था, बड़ा तेज तर्रार चतुर चालाक, है ना? वो था। इसके इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, कैसे हुई? कि रॉबर्ट क्लाइव का ये देखो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी तो है डिवाइड एंड रूल की, ये पहले तोड़ेंगे और फिर राज करेंगे ऐसे करके। तो उसको ये पता पता चला रॉबर्ट क्लाइव को कि भैया बंगाल के नवाब का जो कोर्ट है ना, वहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, कोई टेंशन, कोई क्लैश हो रहा है वहाँ पर। उसने उसका पता लगाया मीर जफर से। मीर जफर कौन था? सिराजुद्दौला का कमांडर। ठीक है, अब उससे पता लगाया तो उसने भैया मतलब बेसिकली कुछ लोगों से और लोगों से पता चलाया पता लगवाया तो उसको ये पता चला कि मीर जफर जो था वो ये चाहता था कि वो नवाब बने पर वो नवाब नहीं बना। तो वो थोड़ा-सा नाराज़ है इस चीज़ से एंड दैट व्हाई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलते रहते हैं। अब क्लाइव तो भैया चालाक है, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है ही वो डिवाइड एंड रूल उसको फॉलो करा, उसने क्या करा उसने मीर जफर को ये प्लान दिया कि तुम ऐसा करो
मैं एक बैटल छेड़ूँगा और तुम मेरे साथ मिल जाओ, तुम उसकी तरफ से नहीं लड़ोगे और वो हार जाएगा और जैसे ही वो हारेगा मैं तुमको राजा बना दूँगा। वही काम करा एंड वही चीज़ हुई जब क्लाइव ने उस पे अटैक करा, उस टाइम पे क्या था भैया जब बैटल होता है मीर जफर और उसकी पूरी की पूरी आर्मी जो थी बिकॉज़ वो आर्मी का कमांडर था उसका, ठीक है? तो उसने उसकी आर्मी ने जो है लड़ने से कर दिया मना एंड दैट्स हाउ वो हार गया। कौन हार गए? सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए एंड उसके बाद कहते हैं कि मीर जफर को आज भी हम ना उन्हीं के नाम से बेसिकली एक धोखेबाज के नाम से हम जो है ट्रेटर के रूप से हम उसको जानते हैं। बिट्रेयल बिकॉज़ उसने धोखाधड़ी उसने जो है वो करी थी। क्लियर हुआ? कहते हैं हाउ डिड द ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ अफेक्ट द कंट्री जब इंडिया की वेल्थ यहाँ से चली गई तो उसपे उसका क्या इफेक्ट पड़ा? भाई बहुत सिंपल सी बात है जब यहाँ से पैसा चला गया, तो हमारे जो भी रिसोर्सेज़ थे, हमारा जो रेवेन्यू था वो सब यहाँ से चला गया और जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे हो गए थे। इंडिया कई हद तक अंडर डेवलप रह गया था बहुत लॉन्ग टर्म तक और जबकि ब्रिटेन की डेवलपमेंट का लेवल ही अलग था। इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स, मॉल्स बेसिकली ना इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप हो रही है, सब कुछ मशीन बहुत बढ़िया-बढ़िया यहाँ पर आ रही है। सब ब्रिटेन में हो रहा था, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था। ब्रिटिश ने हम लोगों से हमारे ही लोगों को लगवा कर बनाए हुए रेलवेज़, हमसे ही पैसा लेकर बनाई हुई रेलवेज़ से अपना फ़ायदा निकाला था। हमें उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, है ना? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है बहुत डिक्लाइन हो गया था बिकॉज़ ऑफ द फेमीन आपको याद है 2 फेमीन के बारे में हमने पढ़ा था 1770 की बंगाल फेमीन और जो हमारे साउथ इंडिया मद्रास वाले पार्ट में फेमीन आई थी, उसकी भी हमने बात करी थी। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करो किस तरीके से ब्रिटिश की पॉलिसीज ने इंडिया के एजुकेशन को 19th सेंचुरी में बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब बच्चा जब भी एजुकेशन का नाम आए प्लीज रिमेंबर ओनली एंड ओनली वन नेम ऑफ द ब्रिटिशर्स मकौले। क्या नाम था? मकौले। तो आपको याद होगा कि ब्रिटिशर के रूल से पहले हमारे यहाँ पे पाठशाला है ना, मदरसा विहारास वगैरह पाठशाला हिंदुओं के लिए मदरसा मुस्लिम्स के लिए विहारास बुद्धिस्ट या जैन्स वगैरह के लिए वो बहुत हुआ करती थी, इन सबकी अलग कल्चरल वैल्यू है, सब बैठ आराम से पढ़ रहे हैं, गाँव के रूप में यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन 1835 में भैया मैकॉले का ना एक माइन्यूट बोल लो, मिनट बोल लो, कुछ भी बोल लो मतलब एक बेसिक छोटी से छोटी डिटेल में लाई गई एक रिपोर्ट थी, इंडिया के एजुकेशन पे जो आई थी एंड दैट वाज़ इन 1835 जहाँ उसने ये कहा था कि इंडिया की नॉलेज बहुत ज़्यादा ही इंफीरियर है दैन द ब्रिटिशर्स की नॉलेज। आपको याद होगा मैकॉले ने एक लाइन यहाँ पर कही थी उसने कहा था कि इंडिया की पूरी लाइब्रेरी भी यूरोप की एक लाइब्रेरी के एक शेल्फ के बराबर की नॉलेज नहीं रखती है। ये बात उसने तब कही थी एंड दैट वाज़ एक्सट्रीमली फॉल्स। ये हम सब जानते हैं बिकॉज़ उन लोगों ने खुद ही हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे लिटरेचर को खराब किया था, तहस-नहस किया था। है ना? तो उन लोगों को क्या ही कहा जाए। नहीं था तो हमारे देश में क्यों आए थे ना? बिकॉज़ हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि उनके पास थी। हम लोग उतने चतुर चालाक नहीं थे जो कि वो लोग थे। दैट वाज़ वन थिंग। तो कहते हैं उसकी वजह से क्या हुआ था बिकॉज़ उसको ये था कि मुझे ऐसे इंडियंस चाहिए, हमने ऊपर पढ़ा था अभी कि जो कि दिखने में, ब्लड में इंडियंस हो लेकिन दिमाग उनका ब्रिटिशर्स वाला हो। इसलिए उसने अपनी वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करी थी और वो उसने करी भी थी। एंड जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ था 2 ग्रुप में ना हमारा इंडिया के जो लोग थे वो बँट गए थे। एक तो हुए जो इंडिया एजुकेशन वाले विलेज क्लास काइंड ऑफ वाले उनको कहा गया और जो इंग्लिश बोलना जानते हैं जिनके पास वो वेस्टर्न एजुकेशन है उनको एलीट क्लास हायर क्लास उनको बोला गया था तो यहाँ पे डिवाइड हो गई थी हमारी सोसाइटी। ठीक है जी। कहते हैं एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है यहाँ पर ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 यानी कि जो उसका रिवोल्ट हुआ था 1857 का उसके बारे में हमें जो बताना है 57 1857 का रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, उसके बारे में बताना है। अब देखो हमें पता है ये बहुत मेजर था, बहुत बड़ा रिवोल्ट ये हुआ था बेसिकली मेरठ से शुरू हुआ था, वहाँ से होते-होते दिल्ली के पार्ट्स तक ये आ गया था। साउथ वगैरह में नहीं पहुँच पाया था, ऊपर-ऊपर तक नॉर्थ में ये रहा था, वहाँ पर ही। इसमें क्या था भैया जो सिपाही वगैरह थे हमारे इंडियन के जो सोल्जर्स वगैरह थे वो सब लड़ रहे थे किसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के रूल के अगेंस्ट ठीक है अच्छा बाद में हमको पता है इसका पहले नाम दिया गया था सिपाही म्यूटिनी कि इसमें सिर्फ सिपाही लड़ रहे थे सिपाही मारे गए म्यूटिनी ठीक है लेकिन बाद में इस नाम को एक्सेप्ट नहीं करा गया था बिकॉज यहाँ पे इन सब के अगेंस्ट फार्मर्स रूलर्स वगैरह वो सब यहाँ पे लड़ रहे थे
ठीक है? तो वो चीज़ हुई थी यहाँ पर। अब ये क्यों हुआ और इसके परिणाम क्या-क्या रहे, दोनों पढ़ेंगे। पहले बात करूँगी आखिर इसके कॉजेज़ क्या रहे, क्या परिणाम रहे। हमको पता है भैया सिपाही पहले से ही बहुत नाराज़ थे। एक तो जो ऊपर अभी वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी उससे वो लोग नाराज़ थे। प्लस उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा पे नहीं मिल रहा था। ब्रिटिश के जो ऑफ़िशियल्स हुआ करते थे, ऑफ़िसर्स थे, उनको अच्छा ट्रीटमेंट था, अच्छा पे था, पर उन लोगों को नहीं था। तो वो लोग सिपाही नाराज़ थे उस चीज़ से। अभी हमने देखा था ऊपर हिंदू-मुस्लिम के सेंटिमेंट्स के साथ, उनके रिलीजन के साथ ये लोग छेड़खानी कर रहे थे, तो वो लोग नाराज़ थे उस चीज़ से। क्योंकि इकोनॉमिक कॉज़ में क्या था बिकॉज़ फार्मर्स से हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में ये लोग बहुत ज़्यादा लैंड का टैक्स बहुत ज़्यादा था, लैंडलॉर्ड का टैक्स बहुत ज़्यादा था। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से फैमिलीज़ उनकी बहुत सफ़र कर रही थी। तो वो लोग वैसे नाराज़ थे मतलब सोशल कॉज़, है ना? पॉलिटिकल रिलीजियस कॉज़, मिलिट्री कॉज़ सारे ही कॉज़ यहाँ पर थे। पॉलिटिकल कॉज़ भी यहाँ पर था कि ब्रिटिश का एक्सपेंशन हो रहा था और काफ़ी लोग नाराज़ थे। मतलब ये जैसे मैंने वो बिठाने के लिए कि हाँ, सोशल पॉलिटिकल सारे हो सके। बाकी यहाँ पर मेन कॉज़ेज़ यहाँ पर मिलिट्री, रिलीजियस और इकोनॉमिक ये 2 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये दोनों। ये तीसरा भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो मेजर कॉज़ रहा, जो इमीडिएट कॉज़ रहा, जिसका होते ही ना लोग रुके ही नहीं कि भैया सब भाड़ में गया, हम तो पहले लड़ाई ही करते हैं, पहले इनको ही देखते हैं आओ आज, ऐसे करके। तो वो क्या हुआ था आपको याद होगा कि जो कारतूस होती है, जो कार्ट्रिज होती है ना मतलब जब भी हम राइफ़ल चलाते हैं, उस राइफ़ल में ना मुँह से फाड़ना होता है पहले कारतूस को, तब वो निकलता है, फिर उसको लगा के राइफ़ल है, फिर जो है गोली चलती है। उसको मुँह से फाड़ना होता है और उन लोगों ने उस कारतूस को बनाया था गाय और सूअर की चर्बी से। गाय की चर्बी है, भैया वो जो हिंदू हैं, वो नहीं काट सकते उसको मुँह से बिकॉज़ गाय तो माता है हमारी और पिग को वो लोग बहुत मानते हैं, तो उन लोगों ने कहा हम तो नहीं काटेंगे उनको, सूअर की चर्बी को हम तो नहीं करेंगे मुँह से अपने, तो दोनों की ही एट द एंड दोबारा से रिलीजन पे ये लोग आ गए थे एंड दैट वाज़ द इमीडिएट कॉज़ इसके बाद तो भैया लोग बाग रुके ही नहीं कि लाओ पहले इनको ही देखते हैं, वैसे करके वाली बात हो गई थी। अच्छा, अब अगर बात करूँ भैया इसके परिणाम क्या-क्या रहे? अब इस रिवोल्ट के बाद क्या हुआ? इसका कॉन्सिक्वेंस क्या रहा? पहला ये रहा कि जो कंपनी का रूल था भैया वही एंड हो गया। 1857 में रिवोल्ट हुआ, दिख गया भैया ये लोग बाग तो बहुत गुस्से वाले हैं, अगर इंडिया वाले अपनी पे आ जाएँ तो एटसेट्रा सब हो गया। बट 1858 में भैया ब्रिटिश का जो क्राउन थी, जो बैठी हुई थी क्वीन एलिज़ाबेथ, उन्होंने वो चार्टर दिया था, डॉक्यूमेंट दिया था कि हाँ, जाओ और जाके इंडिया में ट्रेड करो खूब सारा और ब्रिटेन से कोई और कंपनी वहाँ पे ट्रेड करने के लिए नहीं आएगी। तुम्हारे पास मोनोपोली है। उस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। सब कुछ याद है? उसका अब यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल हो गया, अब वो यहाँ पे राज करेगी, तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ गया? ब्रिटिश राज यहाँ पर आ गया था कि इंडिया जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के रूल में आ गया। अब जो इंडिया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईआईसी के हाथ में नहीं था, अब इंडिया था ब्रिटिशर्स के हाथ में डायरेक्टली वहाँ से। प्लस यहाँ पे एक बहुत अच्छा वो करा गया था मतलब उन लोगों के लिए बड़ा वो था, उनको ये था भैया ये तो आर्मी कभी भी हमसे मुँह मोड़ सकती है, आर्मी तो कभी भी धोखाबाजी कर सकती है। तो उन्होंने क्या करा आर्मी को रीऑर्गनाइज़ करा, ताकि दोबारा से फ्यूचर में मतलब कोई भी रिवोल्ट ना हो सके, कोई धोखेबाजी ना हो सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए उन लोगों ने इंडिया के सिपाहियों को काफ़ी निकाल दिया था अपनी आर्मी में से, ब्रिटिशर्स को रखा था। अच्छा, प्लस यहाँ पे भैया ज़ाहिर-सी बात है पॉलिसी को कुछ चेंज करा गया था कि ब्रिटिश की जो कुछ पॉलिसीज़ थी अब यहाँ पर उन लोगों ने और स्ट्रिक्ट कर दिया अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ वगैरह को वो लोग अपनाने लग गए थे। एंड इस चीज़ ने दैट वाज़ आल्सो इम्पोर्टेंट कि इस चीज़ ने नेशनलिज़्म यानी कि जो आने वाला फ्रीडम का स्ट्रगल था इंडिया का उसके बीज भैया बो दिए थे। आधे घंटे में मुझे वीडियो कंप्लीट करनी थी लेकिन 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है फटाफट से पढ़ लेते हैं इसलिए 3-4 मिनट किस तरीके से इंडिया की जो इंडिजीनियस यानी कि यहाँ की खुद की इंडस्ट्रीज़ थी, वो खराब हो गई थी, वो उनका डिक्लाइन हो गया था, वो धीरे-धीरे करके रिड्यूस हो गई थी, ऐसा क्यों हुआ था? तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है ऑलरेडी बिकॉज़ इंडिया के जो खुद की इंडस्ट्रीज़ थी, उनके बनाए हुए गुड्स जो है थोड़े-से महँगे थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई उनकी मशीन्स के द्वारा बनाई गई थी, उनके प्राइस थोड़े-से सस्ते थे। ऑल्सो कि जो भी यहाँ से इंडिया से गुड ब्रिटेन में जा रहा था, ब्रिटेन वाले उस पे हाई टैक्स लगा रहे थे ताकि उनके ब्रिटेन के अंदर तक पहुँचते-पहुँचते वो गुड बहुत महँगा हो जाए। और जो गुड ब्रिटेन में बन रहा था, उस पे वो लोग बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगा रहे थे कि अगर वो गुड वहाँ पर ₹100 का बना है, तो यहाँ पर वो इंडिया में ₹100 का ही बिकेगा। लेकिन अगर कोई इंडिया का गुड है जो कि ₹90 का बना है
उनसे, तो वो उसपे और टैक्स लगा देंगे ताकि वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते वो गुड ₹110 का हो जाए, तो कोई उसको नहीं खरीदेगा एंड इस वजह से इंडिया के जो गुड्स था उसका प्राइस बढ़ता चला गया, उसकी डिमांड फिर कम होने लग गई एंड यहीं पे ब्रिटेन का गुड्स सस्ता होता चला गया, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती चली गई। और इस तरीके से ब्रिटेन के जो मशीन मेड गुड्स थे वो इंडिया की मार्केट में भी बहुत आ चुके थे एंड बिकॉज़ लोग बागों के पास इम सॉरी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट जो है बिल्कुल भी नहीं थी। आर्टिसंस वगैरह का काम बिल्कुल चला गया था, तो लोग बाग अब सस्ता ही सामान वो लोग खरीद रहे थे। और इस तरीके से जो है आप लोगों का यहाँ पर हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है डिक्लाइन उनका हो गया था। क्लियर हुआ? आप प्लीज़ ये आप लोग मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये सीरीज़ के और वीडियोज़ चाहिए या नहीं चाहिए, मैं तभी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, अदरवाइज़ मैं कुछ और स्टार्ट करूँगी। एंड प्लीज़ अभी मेरे से एनिमेटेड वीडियोज़ की डिमांड मत करो बिकॉज़ उसमें आप लोग नहीं देखते हो, कुछ ही बच्चे देखते हैं, आप देखोगे उसमें व्यूज़ इतने नहीं आ रखे, मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, बट उसपे इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं अभी उनको नहीं ला पा रही हूँ बिकॉज़ टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसको बनाने में, लेकिन रिस्पॉन्स बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं आता। दैट वाज़ द मेन रीज़न कि मैं वो वीडियोज़ नहीं लेकर आ पा रही हूँ, ठीक है? बाकी आप लोग मुझे इसका बताओ कि आपको और कुछ चाहिए इसमें नेक्स्ट चैप्टर में कौन-सा लेकर आऊँ, आप लोग मुझे वो बताओ एंड ये सीरीज़ सही है या नहीं, आप लोग मुझे वो भी बताओ ज़रा कमेंट बॉक्स में ही। ठीक है जी? चलिए थैंक यू सो मच मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।